नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत में G20 सम्मेलन का सफल आयोजन समाप्त होने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि भारत को इस समिट से कितना फायदा, कितना नुकसान हुआ है। दरअसल G20 समिट की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील को इसकी अध्यक्षता सौंप दी है और अब अगला समिट ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। G20 के आयोजन पर दिग्गजों ने भारत की जमकर तारीफ की है। साथ ही भारत को इससे क्या फायदा, नुकसान हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। G20 का मंच, वन फैमिली का मंत्र, पीएम मोदी की मुहिम, एक साथ विश्व परिवार, राष्ट्रपिता को विश्व परिवार का नमन। दिल्ली के राजघाट से 10 सितंबर को जो तस्वीर सामने निकल कर आई वो पूरे विश्व पटल पर छा गई। ये वो तस्वीर है जो इतिहास के पन्नों में अजर अमर हो गई। ये वो तस्वीर है जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रण का लोहा मनवा रही है। ये वो तस्वीर है जो विकसित और विकासशील देशों को एक माला में पिरो रही है। अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। बापू के समाधि पर ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला जब दुनिया के दिग्गजों ने बापू को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना था वो साकार होता दिखा कि कैसे जब एक कुनबा एक साथ आगे बढ़ता दिखाई देता है तो अच्छे से अच्छे दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। आयोजकों का जो सूत्र वाक्य था वो था वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि सारा संसार एक परिवार है। इस वाक्य को पूरी दुनिया ने माना। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति भी इससे प्रभावित हुए। भारत की सराहना करते हुए दुनिया जहां परेशानियों से जूझ रही है वहीं भारत ने नई राह दिखाई है। जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका, पहले दिन से मैंने बोला जलवायु संरक्षण एजेंडा पर काम किया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है और हम जलवायु संकट की तत्कालिकता को पूरा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी भूमि और पानी की रक्षा के लिए साहसिक कार्रवाई करना जारी रखेंगे। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो बाइडेन, ऋषि सुनक समेत विदेशी मेहमान चल रहे थे, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत ने जो ठाना है उसे कर दिखाया है। प्रधानमंत्री ने विश्व को परिवार के एक सूत्र में बांध दिया। मोदी की अगुवाई में साफ हो गया कि भारत जहां विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है तो वहीं विकासशील देशों की आवाज बनकर तेजी से उभर रहा है। दिल्ली में G20 समिट ने दुनिया में भारत की भागीदारी के कई दरवाजे खोले हैं। समिट में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन सहित कुल 8 देशों के इस प्रोजेक्ट का फायदा इजराइल और जॉर्डन को भी मिलेगा। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी। इधर पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस ने भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। विश्व की 2 बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी बातचीत में हमने अपनी साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए कई पहलों की पहचान की है। During the history of this relationship, but there is cooperation to build the future of our country and create opportunities. Today we're working on the future opportunities. There is a huge agenda to be working with. We are working through this council to achieve these accomplishments, and these are promising, and I congratulate you on the management of the G20 summit and the initiatives achieved, including the economic corridor linking the Middle East, India and Europe, which require that we work diligently in order to create it into a reality. G20 के सफल आयोजन के लिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी भारत की जमकर तारीफ की है।
एर्दोगन के बयान को सुनकर चीन और पाकिस्तान परेशान हो उठे हैं। आमतौर पर तुर्की को भारत के खिलाफ बोलने के लिए जाना जाता है। तुर्की अक्सर पाकिस्तान और चीन की तारीफ करता है, मगर इस बार तुर्की भी भारत और G20 के नेतृत्व के लिए पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहा। राष्ट्रपति एर्दोगन ने रविवार को G20 के शानदार आयोजन के लिए तारीफों के पुल बांधने के साथ कहा कि भारत दक्षिण एशिया में उनके देश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग की व्यापक क्षमता का इस्तेमाल करने का विश्वास व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। और चलिए इस विषय पे तफसील से आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर G20 सम्मेलन से भारत को क्या मिला। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी, निदेशक है IIF के। अमन जी, आपका बहुत स्वागत है। और संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट है। सर, बहुत स्वागत है आपका। संजीव जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं और सवाल देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। G20 समिट, हम काफी वक्त से कहते हुए आ रहे थे G20 समिट होगी, उसकी मेजबानी भारत करेगा। वो G20 समिट भी हो गया, मेजबानी भारत ने भी कर ली, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि कूटनीतिक मोर्चे पर G20 समिट से भारत को क्या मिला? की जो सफलता भारत को मिली है वो पूरे भारत के हर एक नागरिक के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और ये जो सर, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। अभी जी बताइए। जी, मेरी आवाज अभी जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। देखिए नेहा जी, मैं यही कह रहा था कि भारत को ये जो G20 की मेजबानी मिली थी, उस मेजबानी को भारत ने जिस शानदार तरीके से, जिस संकल्पबद्ध तरीके से और जिस सफल तरीके से पूरा किया है, वो अपने आप में भारत ने एक बहुत ही बड़ा बेंचमार्क सेट कर दिया है। और G20 की जो ये सफलता है वो पूरे हर एक भारतीय नागरिक के लिए, हर एक हमारे अपने देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। लेकिन साथ ही साथ ये पूरी जो सफलता है, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी सफलता है, क्योंकि जिस तरीके का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन सामने आया है और इसमें जो सर्वसम्मति बनी है वो आज समय की आवश्यकता थी। लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज जो हैं, पहले आपने देखा कि बाली डिक्लेरेशन के दौरान ऐसी सहमति नहीं बन पाई थी। और यूक्रेन का युद्ध नेहा जी जारी है, ताइवान पर किसी युद्ध का खतरा बना हुआ है। इस G20 के महासम्मेलन के कुछ ही दिन पहले चाइना ने एक तथाकथित स्टैंडर्ड मैप भी जारी कर दिया, जिसमें कि उसने अनेक क्षेत्रों को अपने भारत के और साउथ ईस्ट एशिया के राष्ट्रों के क्षेत्रों को, ताइवान को अपने क्षेत्र में दिखाने की साजिश रच डाली। तो और जो यूक्रेन का जो के युद्ध की वजह से पूरे विश्व की जो सप्लाई चेन्स हैं उस पर भी बहुत नकारात्मक असर पड़ा है। और जाहिर है कि आर्थिक अनिश्चितता भी बहुत है। तो एक ऐसे समय में कि जब रणनीतिक अनिश्चितता है, आर्थिक अनिश्चितता है, हथियारों की होड़ बढ़ रही है, राष्ट्रों की जो महत्वाकांक्षाएं अति महत्वाकांक्षा में बदल रही हैं, तो ऐसे में भारत के द्वारा जो इस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को सफलतापूर्वक सर्वसम्मति से ला देना और उसके लिए जो सफल प्रयास करना, मुझे लगता है कि भारत ने एक बहुत ही बड़ा योगदान पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किया है और इसकी पूरी प्रशंसा हर एक जगह हो रही है। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस बड़े विचारों के साथ वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे विचारों के साथ आयोजित किया, उससे चाइना जैसे राष्ट्र की जो नकारात्मकता है वो पराजित हुई है। चाइना इसमें आइसोलेट नजर आया है और राष्ट्रों को भारत के इन्हीं बड़े विचारों की वजह से अपनी सहमति देनी पड़ी है। भारत ही वर्तमान समय में नेहा जी वो राष्ट्र है, भारत की ही वो क्रेडिबिलिटी है जो कि ऐसी सर्वसम्मति को बना सकता था। कोई अन्य राष्ट्र आज ऐसी क्रेडिबिलिटी नहीं रखता। एक बात और मुझे आज इजाजत दीजिए। ठीक है, देखिए कई अहम फैसले इसके अंदर लिए गए, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये वाकई सराहनीय है। G20 की मेजबानी मिलना एक अलग चीज है, लेकिन उसको सफलतापूर्वक करना ये एक अलग चीज है और इसे उपलब्धि के तौर पर ही देखा जाना चाहिए और देखा जा सकता है। करोड़ी जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, देखिए संयुक्त घोषणा पत्र पर आम सहमति बनी और ये कहा जा रहा है कि ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कैसे
इसको बनाना चुनौती आपको लग रहा था, या आपको लगा कि हाँ ये बड़ी चुनौती है कि इस पे आम सहमति बने? किसी ने इस पे ऑब्जेक्शन नहीं किया? पिछले 3 दिन से हम्म। हम बहुत ही उत्साहवर्धक, लोक लुभावनेपन और लोकाचार से संबंधित बातें ज्यादा कर रहे हैं। अब जो कुछ हुआ 3 दिन तक, और उसका हमें तो असेसमेंट करना चाहिए, किसको क्या मिला, बिल्कुल बिल्कुल, और किस तरीके से कौन सी प्रक्रिया रही जिसमें भारत की प्रतिष्ठा कितनी बढ़ी। हाँ। ये चीजें समझने की जरूरत है। हाँ क्योंकि अपने दर्शक हैं, उनको यथार्थ के धरातल पे भी हमें कुछ बातें बिल्कुल बतानी चाहिए। बिल्कुल, इस तरह के जो संगठन होते हैं, हाँ जो सम्मेलन होते हैं और जो घोषणा पत्र होते हैं, वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का पार्ट नहीं होते, जी, तो किसी भी देश के लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर मैंडेटरी नहीं है तो विभिन्न देश अपने हित की दृष्टि से इन संगठनों से, इन सम्मेलनों से और इन घोषणा पत्रों से जुड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब G20 को भारत को प्रेसिडेंसी मिली, भारत ने बहुत ही सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज किया। एक आशंका थी कि एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं होगा, भारत ने उसको भी बड़ी मेहनत से तैयार करके सबको एक मंच पर लाके घोषणा पत्र तैयार कर दिया। अब इस घोषणा पत्र से किसको क्या मिला और किसका क्या हित था, एक तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसकी साइडलाइन से जो द्विपक्षीय बात हुई, मेरे ख्याल से वो भारत के लिए और जो दूसरे देश हैं जिनके साथ बातचीत हुई, वो कहीं घोषणा पत्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वो अभी आप और हम बात नहीं कर रहे हैं द्विपक्षीय किसको कितना मिला। तो घोषणा पत्र में जो बातें कही गई हैं उसमें हर देश का हित है, भारत का क्या हित है, क्या हित साधन हो रहा है, दूसरे देशों का क्या हित साधन हो रहा है, और अफ्रीका के 55 देशों को मेंबर बनाने से अफ्रीका का या विश्व का क्या हित साधन हो रहा है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बिल्कुल, है। बिल्कुल। अभी तक यूरोप के 27 देश यूरोपियन यूनियन मेंबर था, जो सब विकसित देश हैं उनका अपना अलग हित था, अमेरिका का अलग हित है, भारत का अलग हित है और अफ्रीका के देशों का अलग हित है। तो अब इस समय जो सामने आया है घोषणा पत्र में, अफ्रीका के 55 देशों को मेंबर बनाने से एक समावेशी संगठन बन गया है। और ये समावेशी संगठन बनने में अमेरिका का क्या हित हो सकता है? अमेरिका का सबसे बड़ा हित ये है कि अमेरिका 90 के बाद में विश्व के एकमात्र राष्ट्र था जो दुनिया का नेतृत्व कर रहा था। अब अमेरिका को बहुत बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। तो अमेरिका ये चाहता है कि भारत को साथ लेके वो अपनी स्थिति को बनाए रखे, दुनिया का एकमात्र लीडर बना रहे, इसलिए इस संगठन में रुचि लेता है। अफ्रीका के देश इसलिए रुचि लेते हैं कि वो लंबे समय तक निवेशवाद और साम्राज्यवाद के विक्टिम रहे, तो जो विकसित देश हैं उनके प्रति वहाँ अच्छा भाव नहीं है। वो ये कहते हैं कि इन्होंने हमारा शोषण किया। तो भारत एक ऐसा देश है जो अफ्रीका के देशों को अपने विश्वास में ला सकता है और विश्वास में लाके उनको ये आश्वासन दे सकता है कि अगर आप इससे जुड़ेंगे तो आपका विकास होगा और उसी के आधार पे घोषणा पत्र बनेगा। हाँ। इससे भारत की निश्चित रूप से प्रतिष्ठा बढ़ी है। अमेरिका और विकसित देश ये चाहेंगे कि भारत को साथ लेके हम हमारे प्रभुत्व को कायम रख सके। अब इससे क्या मिला, क्या वास्तव में विकास होगा, इसके 2-3 दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहला दृष्टिकोण तो ये है कि जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व हों, अमेरिका के भी, विकसित देशों के भी, अफ्रीका के भी और भारत के। क्या जियो पॉलिटिकल और जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो सर्व हो रहे हैं। दूसरा यह कि क्या आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि की तरफ देश बढ़ रहे हैं, क्या भारत की आर्थिक समृद्धि को संबल मिलेगा, अफ्रीका की आर्थिक समृद्धि को संबल मिलेगा। और तीसरा एक मानवतावादी दृष्टिकोण है जो ज्यादा विकसित है, एक जिसको हम सिविलाइजेशनल कहते हैं, सभ्यता संबंधी। सभ्य राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि जो कमजोर हैं उनकी हम मदद करें, उनके विकास की तरफ ध्यान दें। तो इन तीनों ही दृष्टिकोण से भारत एक बहुत बड़ा गेनर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका उतना गेनर इस सेंस में नहीं है। हाँ। कि भारत की संस्कृति एक ही है कि सबको साथ लेके चलने की है। तो भारत ने विकसित देशों को इसके लिए तैयार किया कि आपका ये मानवीय दायित्व है
कि आप इन देशों की मदद के लिए आगे आएं। दूसरी तरफ अफ्रीका के देशों को यह आश्वासन दिया कि आपको विकास की जरूरत है, आपको विकास होगा। दूसरी तरफ भारत का एक सामरिक हित है, क्योंकि अलग अलग देश अपना प्रभाव का विस्तार करना चाहते हैं अलग अलग क्षेत्र में। तो भारत भी ये चाहता है कि भारत को कहीं चुनौती न मिले, भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्थिति है, उसके अनुसार उसको स्वीकार किया जाए, दुनिया स्वीकार करे कि भारत की यह स्थिति है। क्योंकि अभी तक भारत की वो स्थिति स्वीकार नहीं हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी नहीं हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ सर ये भी बताइए सर, एक छोटा सा सवाल कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना, अफ्रीका में जो चीन है वो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन इस तरह का कदम भारत की तरफ से उठाया गया जिसमें एक विश्वसनीयता, क्या और ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ रही है, विश्वसनीयता भी बढ़ेगी भारत के प्रति अफ्रीका की। भले ही चीन इन्वेस्ट कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर G20 में अब G21 बनाना और अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पर शामिल कर लेना, किस तरह से इसे ऐसे देखा जाए? चीन को भी दिक्कत होगी क्या इससे? केवल भारत की प्रतिष्ठा का सवाल है, इसके लिए प्रस्ताव भी रखे गए हैं घोषणा पत्र में। यद्यपि घोषणा पत्र मैंडेटरी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पार्ट नहीं है, लेकिन उसमें एक ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर की बात की गई है। उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, भारत भी उसका पार्ट होगा, और एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई है। तो इनके द्वारा मैं आती हूँ सर, उस पर भी आऊंगी, मैं आती हूँ सर मैं आती हूँ उस पर भी, माफ कीजिएगा रोक रही हूँ मैं यहाँ पे आपको। प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए ये समझाने की कोशिश करिए कि आर्थिक तौर पर इस G20 से हमें क्या फायदा हुआ है या क्या फायदा होने की उम्मीद है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। पहली बात तो जो G20 की स्थापना हुई, ये प्राइमरीली इकोनॉमिक कंसिडरेशन की वजह से और एक मानकता को देखते हुए, दो चीजों को देखते हुए की गई थी। और ये जो G20 है जो हिंदुस्तान में इस बार हुआ, उसमें काफी सारे अहम डिसीजन लिए गए हैं। जैसे अभी आप भी बात कर रही थी, अफ्रीकन यूनियन का जो इंडक्शन है एक बहुत महत्वपूर्ण है। करीबन 50-55 देश हैं जो एकदम से इसके साथ जुड़ के उनके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। और जो यूरोपियन देश G20 के अंदर आते हैं या जो डेवलप्ड देश G20 में आते हैं, उनको भी मार्केट एक्सेस चाहिए अपने प्रोडक्ट को लेके जाने के लिए, बेचने के लिए, वहां से बनवाने के लिए। तो वो एक्सेस ये G20 का डिक्लेरेशन और G20 का जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जो ट्रेड रिलेशनशिप्स बनती हैं, उससे वो निकल के आता है, उनको बेनिफिट होता है। तो ये विन विन सिचुएशन होती है दोनों देशों के लिए, जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड है उनके लिए भी, और जो डेवलप्ड नेशन है उनके लिए भी। ये कहें कि सिर्फ एक को मिल रहा है, ऐसा गलत होगा। दोनों तरफ से दोनों को मिलता नजर आ रहा है। जहाँ तक भारत की भूमिका नजर आ रही है, भारत ने पिछले 6-7 सालों में ऐसे कुछ कड़े कदम उठा के काम करके दिखाए हैं, चाहे वो जन योजना हो, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे वो GST का लागू करने का स्मूथ स्ट्रक्चर हो, चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात हो, चाहे रुपया जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मास्टर और वीजा कार्ड की तरह कार्ड्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है और हर एक देश में और देशों में बना हुआ है, उसकी बात हो। ये सब जो स्टेप्स हैं और जो रिसेशन सारे विश्व में आया हुआ है कोरोना के बाद, इन्फ्लेशन बहुत तेज बढ़ा हुआ है। इस सरकार ने और RBI ने करके दिखाया पिछले 3 साल में कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, चीजें बढ़ रही हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हम सबसे तेज बिहार से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। ये सब चीजें जो है दिखाती हैं धरतल पे कि ये सरकार के जो मुहिम रही है, कदम रहे हैं, जो इन्होंने एक्टिविटीज की हैं, वो फल दे रही है, पौधा जो है फल दे रहा है। और ये जो है G20 के लिए बहुत जरूरी था, बिकॉज जो उनका एजेंडा था, चाहे वो हम जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि 1 अर्थ 1 फ्यूचर, जो हमारा पुराने से फ्रेमवर्क रहा है, उसको देखते हुए वो चीज ठीक है, बट उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच लेके चले, मानवता को एक लास्ट माइल
जो आदमी बैठा है चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे किसी देश में, उसको कुछ बेनिफिट मिले। दूसरी चीज जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की, एग्रीमेंट की बात की, डिफेंस में हो चाहे एजुकेशन में हो, उन सब में सरकार ने करके कदम उठा के दिखाए हैं। तो ये कहना है कि भारत सरकार आगे फ्रेमवर्क लेके जाएगी। और आप देखेंगे अभी इन्होंने खत्म नहीं किया, इन्होंने रोलिंग स्ट्रक्चर रखा कि जो कॉरिडोर फ्रेमवर्क है उसमें हम 2 महीने में दोबारा मिलें, एक्चुअली डिसाइड करें क्या होगा। लेकिन जो OBOR फ्रेमवर्क चाइना ने किया था, जो सिल्क रोड, न्यू सिल्क रोड जिसे कहते हैं, हिंदुस्तान की पहले से एक सिल्क रोड थी जो यूरोप तक जाती थी, अब उसको रिविजिट कराया जा रहा है इस तरीके से कि जो चाइना का OBOR है, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसके अंदर चाइना पुश कर रहा है चीजों को, चाइना फोर्स कर रहा है कंट्रीज को, मिला रहा है, जोड़ रहा है। वो अभी भी जोड़ नहीं पाया काफी सारे डिस्ट्रीब्यूशन में, पर यहाँ पे ऑलरेडी देश जुड़ गए एक इनिशिएटिव के लिए कि ट्रेड भी करें, एनर्जी भी ट्रांसफर करें और भी चीजें ट्रांसफर करें, गुड्स का मूवमेंट हो, सर्विसेज का मूवमेंट हो। और ये कोशिशें दोनों तरफ से हो रही है। सबसे अच्छी बात ये है कोशिशें दोनों तरफ से हो रही है, जो वाकई सारे देश मिलकर कर रहे हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जब कोई चीज होती है उसके अंदर जो रिजल्ट है वो फास्ट आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से जब पुश कर रहे हैं आपसे, तो रिजल्ट फास्ट नहीं है। अभी चाइना का वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव फंसा पड़ा है और करीबन 49 देशों को करना था। उन्होंने 2050 तक का 54 तक का प्लान बना रखा है कि हम करेंगे, अब वो अटका पड़ा है मामला। तो इस टाइप की चीजें अटकेंगी नहीं और फास्ट होगी, क्योंकि सारे देश बिल्कुल इसमें वक्त वक्त पे बात होती रहे ताकि वो चीजें आगे बढ़ती रहे जाहिर तौर पे। और इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। बहरहाल आप लोग बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस विषय पे हम आगे भी चर्चा, दरअसल हम बात कर रहे हैं G20 समिट के बारे में कि आखिर क्या मिला क्या नहीं मिला। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। संजीव जी, सीधा रुख में आपका कर लेती हूँ। जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी कर रहे थे, करोड़ी जी ने भी बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हमें समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया, इस विषय के बारे में बहुत डिटेल से जानकारी दी। लेकिन आपसे मैं दरअसल ये समझना चाह रही थी कि देखिए चीन की अगर हम बात करें तो वो सड़क बनाने में बिजी है, लेकिन अब जो बात हो रही है वो रेल से यूरोप तक पहुंचने की हो रही है। ये बात हो रही है कि जहाज से यूरोप तक पहुंचा जाएगा। कैसे बात को आगे कंटिन्यू रखना, निरंतर इस पर बात करना और इस पर आगे काम करना, ये वाकई एक बड़ी चुनौती है, या फिर लगता है कि यहाँ से बात खत्म, अब आगे ये बात को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल होगा? देखिए नेहा जी, चाइना सड़क जो बना रहा है, अगर कोई सामान्य रूप से कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन चाइना की जो मंशा है वो इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से राष्ट्रों को कर्ज के जाल में फंसाने की है। हाँ। चाइना ये जो सड़कें बना रहा है वो लोन दे करके उनको कर्ज वो देता है, अपने वर्कर्स को भी भेजता है और इस माध्यम से वो उन्हें कर्ज के जाल में फंसा रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है जी। और ये जो चाइना मिडिल ईस्ट में भी कर रहा है, अफ्रीका में भी कर रहा है, पाकिस्तान को तो उसने अपने जद में ले ही लिया है, अफगानिस्तान में भी वो ऐसा करना चाहता है, अन्य विश्व के क्षेत्रों में करना चाहता है और इस माध्यम से वो पूरी दुनिया पर शासन करना चाहता है। बिल्कुल, ये जो चाइना की जो मंशा है ये सबसे बड़ी समस्या का कारण है और अब चाइना ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। तो ऐसे में अब पूरे विश्व के जो राष्ट्र हैं वो अपनी जो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अनेक इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और ये जो कल का जो इनिशिएटिव अनाउंस किया गया G20 के बाद, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये मुझे लगता है कि चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसका जो मिडिल ईस्ट के क्षेत्र की जो साजिश है उसके लिए एक बड़ा एक करारा जवाब है। और मुझे लगता है कि इस इनिशिएटिव के माध्यम से भारत को भी बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। सऊदी अरबिया, UAE और यूरोप के जो राष्ट्र हैं, जॉर्डन, इजराइल जैसे, इजिप्ट जैसे राष्ट्र भी इससे लाभान्वित होंगे। ट्रेड तो हमारा बढ़ेगा और इससे हमारी जो हमारा जो आपस का जो कनेक्ट है वो भी बढ़ेगा। और आप जानते हैं नेहा जी कि मिडिल ईस्ट रीजन में भारत की जो चाहे वो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हो, लगातार बढ़ रहा है। भारत वर्तमान समय में विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और जैसा कि अभी आज ही आपने देखा कि सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच में जैसी वार्ता हुई है, जिस तरीके की अब भारत और सऊदी अरबिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल गठित की गई है और जाहिर है कि भारत की इस बढ़ती हुई ताकत से सऊदी अरबिया भी लाभान्वित होना चाहता है। और सऊदी अरबिया के प्रिंस सलमान का जो विजन 2030 है
जिसमें कि वो सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइज करने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो भारत की भूमिका को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं। यूएई का भी इसी तरीके का अप्रोच भारत की तरफ है। तो मुझे लगता है कि ये जो कल का जो कॉरिडोर अनाउंस किया गया है, जो G20 के बाद जो अनाउंस किया गया है जो कॉरिडोर, उससे भारत का जो प्रभाव है जो मिडिल ईस्ट रीजन में और अधिक गहरा होगा, और इससे हमारा जो विशाल डायस्पोरा है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में वो भी बहुत लाभान्वित हो, उससे उसको भी बहुत सहूलियतें होंगी, और हमारा जो ट्रेड का जो कनेक्ट है, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने मिडिल ईस्ट में व्यापार को और बेहतर तरीके से कर पाएंगी। और लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाइना की जो साजिशें हैं उस पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा कि जो BRI है वो एक औपनिवेशिक प्रोग्राम है, एक इंपीरियलिस्टिक प्रोग्राम है, कॉलोनियल प्रोग्राम है, और इसके ऊपर लगाम लगाना आज विश्व के जिम्मेदार राष्ट्रों की जिम्मेदारी है। और भारत भी और अमेरिका अन्य जो राष्ट्र हैं वो इस बात को समझते हैं कि हमें अपनी कनेक्टिविटी को बेहतर करना होगा, अपने जो रेल के हो, शिपिंग नेटवर्क हो, अन्य माध्यमों से जो हमारे नेटवर्क हैं उनको और गहरा और प्रगाढ़ करना होगा। और मुझे लगता है कि चाइना की जो एक नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं उस पर लगाम लगाने में। अच्छा, ये बताइए कि इस समिट में, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि यूक्रेन का मसला उठेगा और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन मसले को उठाए जाने की कोशिश बार बार की जाएगी, लेकिन ऐसे में कितने बेहतर तरीके से इस पूरे मसले से निपटा है भारत? और भले ही यूक्रेन का मसला 4 बार उसका जिक्र हुआ, 9 बार आतंकवाद का जिक्र हुआ, लेकिन फिर भी बहुत बखूबी, बहुत बेहतर तरीके से क्या उस विषय से निकलने की कोशिश भारत ने की? देखिए, यूक्रेन का मुद्दा तो उतना ही था, इसलिए क्योंकि जो यूक्रेन के संकट की वजह से जो विश्व की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो सप्लाई चेन्स हैं, वो गहरे तरीके से प्रभावित हुई है। यद्यपि कि G20 का जो कोर मैंडेट है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराने का है, लेकिन यूक्रेन का उसके ऊपर जो असर जो है स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है नेहा जी कि यूक्रेन का मुद्दा तो उठा अवश्य, लेकिन उस पर भी जो है भारत सर्वसम्मति बनाने में सफल हो गया। इसके कई कारण है। पहला कारण यह है कि भारत की जो बहुत ही गहरी विशाल जो क्रेडिबिलिटी है उसकी वजह से भारत ये करने में सफल हो पाया है। यूक्रेन संकट के संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो वर्ड्स ऑफ विजडम है कि ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है, ये बाली डिक्लेरेशन में भी गूंज रहे थे, ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में भी गूंज रहे हैं। और हमारी जो यूक्रेन के ऊपर जो स्टैंड रहा है वो संतुलित रहा है, बुद्धिमत्तापूर्ण रहा है। हमने कभी भी किसी पक्ष का साथ नहीं दिया। हमने जो है हमेशा शांति की बात की, संवाद की बात की है, और राष्ट्रों की संप्रभुता, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और किसी भी राष्ट्र के जो अपने विदेश नीति को निर्धारित करने के उसका जो सॉवरेन राइट है उसकी बात कही। हमने रूल्स बेस्ड ऑर्डर का साथ दिया है। हमने जाहिर है कि तो ये जो भारत की क्रेडिबिलिटी बनी है नेहा जी, उसकी वजह से हो पाया। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि यूक्रेन का युद्ध एक लंबा युद्ध खिंच चुका है, सभी पार्टी जो है वर्तमान समय में इस युद्ध को लेकर के जाहिर है कि यदि संवाद स्थापित अगर नहीं भी हुआ है तो चिंतित सभी है, सभी के ऊपर दबाव है। तो मुझे लगता है कि एक आशा की किरण यहाँ से दिखाई देती है कि आने वाले समय में संभव है कि न्यू दिल्ली के डिक्लेरेशन के बाद से जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं यूक्रेन के में इन्वॉल्व, जो संकट के में इन्वॉल्व हैं, उनके बीच में कोई बातचीत शुरू हो सकती है और इस संकट के समाधान के लिए कोई सर्वसम्मति बन सकती है। जी। और मेरा इसमें स्पष्ट रूप से ये मानना है कि जब कभी भी ऐसी कोई सर्वसम्मति बनेगी कि जिसमें कि यूक्रेन के युद्ध के अंत की बात कही जाएगी तो उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। बैक चैनल के माध्यम से ही सही, लेकिन भारत उसमें बहुत बड़ी भूमिका प्ले करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है करोड़ी जी, सीधा सवाल मेरा आपसे है सर, सवाल इस बात को लेकर कि देखिए कॉरिडोर का तो जिक्र हमने कर लिया कि इससे कितना फायदा भारत को होगा अगर ऐसा होता है तो, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच G20 के दौरान 6G टेक्नोलॉजी पर भी, इसको डेवलप करने पर भी सहमति बनी है। इसके लिए जो अलायंस और MOU तैयार हुआ है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर नहीं बल्कि उसकी सप्लाई चेन विकसित करने पर भी फोकस करेगा। लगता है कि अगर ये चीजें होती है तो इससे और ज्यादा भारत को न सिर्फ आर्थिक लाभ होगा बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत विकास करेगा। देखिए नेहा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भारत और अमेरिका के बीच में पहले से इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का मामला चल रहा है। ये लगभग पिछले एक 1.5 साल से चल रहा है जी। और वो उसपे सहमति बन चुकी है। तो भारत को तकनीकी की जरूरत है,
अमेरिका को भारत से बहुत से व्यापार की जरूरत है। बिल्कुल। अमेरिका और भारत में व्यापार के संतुलन की जरूरत है। भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, अमेरिका चाहता है कि भारत को हम भी ज्यादा एक्सपोर्ट करें, तो अमेरिका का हित है। ये तो एक आर्थिक और वित्तीय हित हो गया, व्यापार संबंधी होगा। लेकिन अमेरिका का भारत के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा हित है वो राजनीतिक और सामरिक हित है। क्योंकि भारत के बिना अमेरिका अपना वर्चस्व या अपना प्रभाव लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता। इसलिए भारत अगर तकनीकी मांगेगा, भारत जो भी हमें मांगेगा, अमेरिका उसको देगा। लेकिन भारत की एक शर्त है कि भारत अपनी शर्तों पे लेगा। को प्रोडक्शन हो, भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो और फिर वहां से एक्सपोर्ट हो, तो भारत को उससे फायदा होगा। तो भारत अपनी तरफ से सरेंडर नहीं करेगा। यद्यपि अमेरिका भारत से कहीं ज्यादा पावरफुल कंट्री है, लेकिन भारत की जो डिप्लोमेटिक और नेगोशिएटिंग कॉम्पिटेंसी है वो मेरे ख्याल से किसी भी रूप में कम नहीं है। और ये जैसा अमन जी ने कहा कि ये तो विन विन सिचुएशन होती है, जब हित मिलते हैं तभी नजदीक आते हैं। तो भारत का केवल अमेरिका से नहीं, रशिया से भी हित है। रशिया का नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर रशिया से लेके ईरान तक पहले से चल रहा है। तो भारत रशिया से भी कोऑपरेट कर रहा है, अमेरिका से भी कर रहा है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि एक से नजदीकी हैं तो दूसरे दूरा हो, लेकिन ये जो भी हैं इनके लिए एक अधिक गहन अध्ययन की जरूरत है। इसके सामाजिक परिणाम क्या होंगे, इसके पर्यावरण संबंधी परिणाम क्या होंगे, वित्तीय परिणाम क्या होंगे। अमन जी का संस्थान है, वो वित्तीय मामलों में तो एक्सपर्ट है, वो बहुत कुछ बता सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत और अमेरिका के बीच में निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा। अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और अमेरिका भारत को सबसे बड़ा साझेदार मानता है। क्योंकि अभी जो कॉरिडोर का प्रस्ताव आया है, जैसे चीन का बेल्ट एंड रोड है, वो चीन का अकेले का है। चीन दूसरे देशों को जहां उसको ले जाना होता है उसको साझेदार बनाता है। लेकिन जो नए कॉरिडोर इसमें G20 में आए हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर, इसमें अमेरिका भारत को साझेदार बना के चलेगा। ये अकेले का नहीं है, ये कलेक्टिव डिसीजन है। तो इस रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अमेरिका और भारत के इनिशिएटिव हैं वो चीन को कंटेन करने की दृष्टि से नहीं है, वो है जो अल्प विकसित देश हैं उनके विकास के लिए हैं। क्योंकि किसी भी नेता ने कहीं भी घोषणा पत्र में ये नहीं कहा कि इनका उद्देश्य चीन को कंटेन करना है। कंटेन करना नहीं है चीन को। चीन मदद करे, चीन से जो लेना चाहे ले, उनको क्या आपत्ति है। लेकिन चीन से हम अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन में अच्छी सुविधाएं देंगे, उनके विकास में और अधिक मदद करेंगे। और इसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन एड्रेस में स्पष्ट रूप से कहा कि विश्वास बहाली की जरूरत है, मानव केंद्रित डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके लिए खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ऋणग्रस्तता को कम करने की, ये सब बातें घोषणा पत्र में ऑलरेडी रखी गई हैं। जी। तो भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत होगी और इसके साथ साथ दूसरे देशों के साथ भी भारत की साझेदारी चलती रहेगी। ये भारत की प्रतिष्ठा का सवाल है। नॉर्मली होता है कि कोई कंट्री एक अलायंस को ज्वाइन कर लेता है, एक तरफ है, दूसरे के अगेंस्ट में हो जाता है। लेकिन भारत एक ऐसा समन्वयवादी और समन्वयकारी दृष्टिकोण है, कूटनीति है। ये भारत की एक तहजीब है, संस्कृति से निकला हुआ चीज है। तो भारत इस मामले में ज्यादा प्रतिष्ठित है। अमेरिका और यूरोपियन देशों का अफ्रीका में विरोध हो रहा है क्योंकि उनका उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी अतीत है, लेकिन भारत का विरोध नहीं है। तो भारत को यूरोप और अमेरिका भी उचित तरीके से स्वीकार करते हैं, जैसे अफ्रीका के देश करते हैं, लैटिन अमेरिका के करते हैं और साउथ ईस्ट एशिया के करते हैं। तो भारत की प्रतिष्ठा की दृष्टि से आज भारत बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। बिल्कुल, आज भारत बहुत अच्छी पोजीशन में है। सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली और एक सवाल मेरा बहुत इसी से निकल के सामने आता है। प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी, सवाल इस बात को लेकर कि G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने आई IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया उन्होंने और ये कहा कि 2027 से 28 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। G20 समिट में हिस्सा लेने आई थी, लेकिन इस बात को कहना ये क्या बताता है कि भारत फिलहाल जो तरक्की कर रहा है,
चाहे अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, उस आधार पर देखे, या फिर बाकी तमाम और चीजों पर, चाहे कूटनीतिक तौर पर देखे, तमाम तरह की चीजों में भारत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात हुई और इस तरह का अगर गीता गोपीनाथ की तरफ से बयान आया, तो इसके क्या मायने निकाले और क्या ये कहा जा सकता है कि जो जो फैसले लिए जा रहे हैं उसका आने वाले वक्त में बहुत बेहतर परिणाम निकल के सामने आएगा, जिस बात का जिक्र उन्होंने किया? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो गीता गोपीनाथन जी ने कहा है कि बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है। बिकॉज मैं वर्ल्ड बैंक में काम किया हूँ आज से 22 साल पहले, और वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन डीसी, और वर्ल्ड बैंक और IMF या ADB जो एजेंसीज हैं, जब ये कोई बात कहती हैं या इनकी कोई रिप्रेजेंटेटिव कोई बात कहते हैं, उसको सारा विश्व तो देखता ही और सुनता ही है। उसके अलावा जो एजेंसी, रेटिंग एजेंसीज हैं जो मापदंड करती रहती हैं का, वो भी जो कंपनीज हैं बड़े ध्यान से देखते हैं, और निवेशकर जो होते हैं, जो निवेश करते हैं देशों में, वो भी बड़े ध्यान से सुनते हैं उनको। और अभी अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में, जबकि कोरोना काल हुआ, देशों की हालत, आर्थिक स्थिति खराब हुई, अभी भी काफी खराब है काफी देशों की, पर हिंदुस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो निवेश पूंजी आती है बाहर से, उसमें कोई गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। 2 साल पहले 2020-21 के अंदर करीबन $6.5 बिलियन एक महीने में, बशर्ते कोई ऐसी दिक्कत ना आई जैसे कोरोना काल में जब जैसी दिक्कत आई थी कि कोरोना कोरोना काल के बावजूद भी कोरोना काल के अंदर करीबन 2020-21 के अंदर हमारे $6.5 बिलियन एक महीने में आ रहा था, उसमें करीबन $7.5 बिलियन एक महीने में आ रहा है। तो कोई कहीं गिरावट नजर नहीं आई। वो इसीलिए है कि जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, हिंदुस्तान का प्लान है, फ्रेमवर्क है, वो बड़ा क्लियर है, क्रिस्टल है, आगे का क्या बात होना है वो क्लियर है। अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, हम लोग हमेशा बिलीव करते हैं कि डेवलप्ड इकोनॉमीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी, पहले ऐसे ही बिलीव होता था। आज के समय में तो हिंदुस्तान कर रहा है। जब 90s में हमने INSAT-2B लॉन्च किया तो नासा ने हमारे साथ टाई अप किया। आज हमने चंद्रयान लॉन्च किया तो हमारी बात हुई कि हम डेटा शेयर करें, ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के अंदर डेटा उसका उपयोग करें। जबकि अमेरिका ने भी किया, रशिया ने भी लॉन्च किया, पर वो फेल हो गया उसका। तो ये क्लियर दिखाता है कि कम से कम कॉस्ट के लागत के अंदर हम, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स हो, चाहे स्पेस रिसर्च की बात हो, हम सबसे आगे निकलते जा रहे हैं। तो इसमें हमें कोई घमंड नहीं है, पर हम ये इसलिए कर रहे हैं कि आगे जाके हम मानवता का उद्धार कर सके। और इससे जो हिंदुस्तान का झंडा है, हिंदुस्तान की छवि है, एक आम हिंदुस्तान की जो छवि है और उसका जो गुरूर है वो बढ़ रहा है। तो मेरे विचार में भारत सरकार ने जो काम किया और G20 की ये समिट करी और जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन इसमें लिए गए हैं, मेरे विचार में आगे जाके अगले 10 साल में भारत को इसका रिटर्न, इसका बेनिफिट, और एक भारतीय, एक आम आदमी, बिकॉज भारत तो जीतेगा ही, जीत ही रहा है, बट एक आम आदमी को भी उसका बेनिफिट दिखने को मिलेगा, चाहे वो आम आदमी किसी और में जाए या हिंदुस्तान में ही रह के काम करे। ठीक है संजीव जी, सीधा रुख में एक बार फिर से आपका कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर कि देखिए G20 समिट जिसका जिक्र लगातार हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि इसको सफल बनाने के लिए इसमें तमाम और बिंदुओं को ऐड करना चाहिए। आपके लिहाज से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या लगता है कि ये एक सफलतापूर्वक समिट रहा? जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार सफलता मैं कहूँगा। और ये भारत की जो सफलता है ही, भारत ने इसके माध्यम से पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, जो सर्वसम्मति भारत बना पाने में सफल रहा है। आज उसकी एक बहुत ही नितांत आवश्यकता थी कि इस तरीके की सहमति भारत व्यक्त करा पाए। ठीक है। और हमने महात्मा एक चीज और बताइए कि ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, इस पर बातचीत करने की कितनी जरूरत है? क्योंकि हुई इस पर बातचीत, इस पर कोई एक्शन प्लान ऑन सस्टेनेबल पर भी बातचीत हुई, भ्रष्टाचार विरोधी उच्च स्तरीय सिद्धांत पर भी बातचीत हुई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट पर भी बातचीत हुई, तमाम मुद्दों पर, बहुपक्षीय विकास बैंकों के सुधार के लिए भी बातचीत हुई। लेकिन जिस बात का जिक्र किया गया ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, इसका कितना आपको लगता है जरूरत थी इस पर बात करने की? देखिए, क्लाइमेट चेंज आज एक बहुत ही बड़ी समस्या है, अस्तित्व का संकट है। एक और ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट के ऊपर बातचीत करना बहुत ही आवश्यक था। और आप जानते हैं कि G20 के एजेंडे में जो क्लाइमेट एक्शन है उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है
जो यूएन का जो 2030 का एजेंडा है उसमें भी क्लाइमेट चेंज के विषय आते हैं। पेरिस क्लाइमेट डील 2015 के बाद से हालांकि अनेक प्रयास किए गए हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है उस पर और अधिक गहरे तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि जैसे कि वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं और अभी चाहे वो वाइल्ड फायर्स हो, चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे वो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो, चाहे वो सी लेवल की राइस हो, और जाहिर है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चुनौती है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको बिलो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे रखा जाए। तो उसके लिए जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो है कार्य करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर एक बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जो राष्ट्र जितना अधिक सक्षम है वो उसमें उतना अधिक कंट्रीब्यूशन करे, जो जितना बड़ा पोल्यूटर है वो उतना अधिक कंट्रीब्यूशन करे। तो आज जो विश्व के जो सशक्त राष्ट्र हैं, जो औद्योगिक राष्ट्र हैं, उनके लिए बेहद आवश्यक है वो क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ावा दें, वह अपनी टेक्नोलॉजीज को शेयर करें। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो ऐसे अल्प विकसित राष्ट्र हैं, अल्प विकसित क्षेत्र हैं, उनको मदद दें। तो मुझे लगता है कि ये अस्तित्व का संकट है और ये कलेक्टिव तरीके से ही डील किया जा सकता है और इसके ऊपर भी बात करना बेहद आवश्यक था। और ये भी एक G20 का एक कोर मैंडेट था जिसके ऊपर भारत ने बड़ी सफलता अर्जित की है। और अंतिम बात इसमें कहना चाहूंगा कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी आज भारत विश्व के नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस रहा हो, चाहे वो बायोफ्यूल अलायंस की बात हो, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट की बात हो, हर जगह भारत अब इस क्षेत्र में भी विश्व का नेतृत्व कर रहा है। ठीक है करोड़ी जी, एक छोटा और आखिरी सवाल चाहूंगी संक्षिप्त में आंसर दे सर। चीन का और रूस के राष्ट्रपति का ना आना ये क्या बताता है? रूस के राष्ट्रपति के बारे में एक्सपेक्टेड था कि पुतिन नहीं आएंगे। चीन के राष्ट्रपति का नहीं आना ये बहुत ही उनकी एब्सेंस बड़ी कॉन्स्पिक्यूअस लग रही है। क्यों नहीं आए? अगर आते तो ज्यादा अच्छा डायलॉग होता, अच्छा संवाद होता, लेकिन उसकी कमी इससे नहीं हुई कि क्योंकि अंतिम जो घोषणा पत्र था उस पे सहमति होगी, चीन ने सहमति दे दी। तो हो सकता है उनके अपने कारण हो, क्योंकि वो अभी तक कारण इतने क्लियर नहीं है कि वो क्यों नहीं आए। मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद का मुद्दा काफी बड़ा चल रहा है और हो सकता है मीडिया के सामने वो बड़े डिफेंसिव होते, डिफेंड नहीं कर पाते। और एक अभी जो नक्शा जारी किया उसको लेके भी था, तो अपनी पोजीशन को समझते हुए शायद वो नहीं आए होंगे। तो अंत में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने ये प्रारंभ में कहा था कि आज हमें यथार्थ परक होना चाहिए, अपने दर्शकों को यथार्थ बताना चाहिए। इस सम्मेलन से, घोषणा पत्र से, मेहमान नवाजी से भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है, विश्वसनीयता भी बढ़ी है। लेकिन विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा में हमें जो तथ्य हैं उनको नहीं छुपाना चाहिए। भारत आज G20 में पर कैपिटा जीडीपी में सबसे नीचे है, सामाजिक विकास में सबसे नीचे है। तो भारत को बहुत कुछ करने की जरूरत है और अगर भारत करेगा तो अफ्रीका जैसे गरीब देश हैं जो फाइनेंस स्टार्विंग हैं, ग्रोथ स्ट्राइविंग है, उनको भारत मदद कर पाएगा, क्योंकि भारत खुद मजबूत होगा तभी मदद कर पाएगा। तो भारत को अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत कुछ किया है सर, बहुत कुछ करने की जरूरत है और वाकई इस बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, और इस बारे में सोचना चाहिए, उसके लिए कदम उठाया जाना चाहिए जो उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।